में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। उनकी टीम एक नए विषाणुजनित रोग के उपचार हेतु नई दवा विकसित कर रही है। वैश्विक महामारी के कारण कंपनी पर दवा को शीघ्र बाजार में लाने का भारी दबाव है। टीम के कुछ वरिष्ठ सदस्य क्लिनिकल परीक्षणों में तेजी लाने के लिए डेटा में हेरफेर, नकारात्मक परिणामों को छिपाने, सूचित सहमति इन्फॉर्म्ड कंसेंट को छोड़ने तथा प्रतिद्वंद्वी कंपनी के पेटेंट यौगिकों का अनधिकृत उपयोग करने का सुझाव देते हैं। डॉ. श्रीनिवासन जानते हैं कि बिना इन शॉर्टकट्स के समय सीमा पूरी करना कठिन है, किंतु वे इन्हें नैतिक रूप से गलत मानते हैं। प्रश्न: ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बी. अपने विकल्पों एवं उनके परिणामों का नैतिक विश्लेषण कीजिए। सी. डेटा नैतिकता एवं औषधि नैतिकता किस प्रकार मानवता की रक्षा कर सकती है? 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा, डेटा नैतिकता, औषधि अनुसंधान, रोगी अधिकार एवं व्यावसायिक दबाव के मध्य नैतिक निर्णय की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक स्टेक होल्डर्स: डॉ. श्रीनिवासन, शोध दल, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी, मरीज एवं परीक्षण प्रतिभागी, नियामक संस्थाएं, प्रतिद्वंद्वी कंपनी, वैज्ञानिक समुदाय तथा समाज एवं मानवता इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक हैं। मेरी कार्यवाही: मैं किसी भी प्रकार के डेटा हेरफेर, सूचित सहमति इन्फॉर्म्ड कंसेंट के उल्लंघन अथवा पेटेंट चोरी को स्वीकार नहीं करूंगा। सभी परीक्षण वैज्ञानिक एवं नैतिक मानकों के अनुसार कराऊंगा। प्रबंधन को संभावित जोखिमों एवं कानूनी परिणामों से अवगत कराऊंगा तथा आवश्यकता होने पर अतिरिक्त संसाधन एवं फास्ट ट्रैक रिव्यू का अनुरोध करूंगा। यदि अनैतिक कार्य के लिए दबाव जारी रहे तो संस्थागत एथिक्स कमेटी एवं सक्षम नियामक प्राधिकरण को सूचित करूंगा। बी. विकल्पों एवं परिणामों का नैतिक विश्लेषण। शॉर्टकट अपनाना: यदि शॉर्टकट अपनाए जाते हैं तो दवा शीघ्र बाजार में आ सकती है तथा कंपनी को आर्थिक लाभ मिल सकता है, किंतु इससे रोगियों के जीवन को खतरा होगा, वैज्ञानिक धोखाधड़ी को बढ़ावा मिलेगा, कानूनी कार्रवाई एवं प्रतिष्ठा की हानि होगी तथा समाज का विज्ञान पर विश्वास कम होगा। बी. नैतिक मानकों का पालन करना सर्वश्रेष्ठ विकल्प। यदि सभी वैज्ञानिक एवं नैतिक मानकों का पालन किया जाता है तो सुरक्षित एवं प्रभावी दवा विकसित होगी, वैज्ञानिक विश्वसनीयता बनी रहेगी तथा रोगियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। यद्यपि परियोजना में विलंब हो सकता है और कंपनी पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। मूल्य संवर्धन: रॉबर्ट के मर्टन की द नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ साइंस के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान का आधार ईमानदारी, निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा है। मूल्य संवर्धन: इमैनुएल कांत की ग्राउंडवर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स के अनुसार किसी व्यक्ति को केवल साधन नहीं बल्कि स्वयं में एक उद्देश्य के रूप में देखना चाहिए, इसलिए सूचित सहमति इन्फॉर्म्ड कंसेंट अनिवार्य है। सी. डेटा नैतिकता एवं औषधि नैतिकता का महत्व। डेटा नैतिकता अनुसंधान की सत्यता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है, जबकि औषधि नैतिकता रोगियों की सुरक्षा, सूचित सहमति एवं निष्पक्ष परीक्षण को सुनिश्चित करती है। इनके पालन से असुरक्षित दवाओं को बाजार में आने से रोका जा सकता है तथा वैश्विक स्तर पर विज्ञान एवं स्वास्थ्य व्यवस्था में जनता का विश्वास बना रहता है। मूल्य संवर्धन: टॉम एल बोचैम्प एवं जेम्स एफ चिल्ड्रेस की प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स के अनुसार बेनेफिसेंस, नॉन मेलेफिसेंस, ऑटोनॉमी एवं जस्टिस जैव चिकित्सा नैतिकता के 4 मूल सिद्धांत हैं। निष्कर्ष 20 से 25 शब्द। वैज्ञानिक प्रगति तभी सार्थक है जब वह सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं रोगी सुरक्षा पर आधारित हो। नैतिक अनुसंधान ही मानवता की वास्तविक सेवा करता है। केस स्टडी 52। केस स्टडी: विजय एक पहाड़ी राज्य के सुदूर जिले में डिप्टी कमिश्नर हैं। भीषण वर्षा एवं बादल फटने से जिले में भारी जनधन की हानि हुई है। सड़क, संचार एवं बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो चुका है। विजय के नेतृत्व में राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। इसी बीच उन्हें सूचना मिलती है कि केरल में उनकी गंभीर रूप से बीमार मां का निधन हो गया है। उनकी बहन विदेश में रहती है और अंतिम संस्कार के लिए परिवार में कोई अन्य निकट संबंधी नहीं है। दूसरी ओर जिले में लगातार वर्षा से आपदा और गंभीर होती जा रही है। विजय के सामने पारिवारिक कर्तव्य एवं लोकसेवा के बीच कठिन नैतिक दुविधा उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न: विजय के पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? बी. विजय किन नैतिक दुविधाओं का सामना कर रहे हैं? सी. प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। डी. सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा और क्यों? 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी व्यक्तिगत शोक, पारिवारिक दायित्व, लोकसेवा की उत्तरदायित्व भावना एवं आपदा प्रबंधन के बीच नैतिक संतुलन की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक
स्टेक होल्डर्स। विजय, डिप्टी कमिश्नर, विजय की दिवंगत मां, विजय की बहन एवं परिवार, आपदा प्रभावित नागरिक, जिला प्रशासन एवं राहत दल, राज्य सरकार तथा चिकित्सा एवं बचाव एजेंसियां इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। उपलब्ध विकल्प। तत्काल गृहंगर जाकर अंतिम संस्कार करना। यदि विजय तत्काल गृहंगर जाकर अंतिम संस्कार में सम्मिलित होते हैं तो वे पुत्र धर्म एवं पारिवारिक दायित्व का निर्वहन कर सकेंगे तथा परिवार को भावनात्मक संबल मिलेगा, किंतु इससे राहत एवं बचाव कार्य का नेतृत्व प्रभावित हो सकता है तथा प्रशासनिक समन्वय कमजोर पड़ सकता है। जिले में रहकर राहत कार्य जारी रखना। यदि विजय जिले में रहकर राहत कार्य जारी रखते हैं तो जनहित एवं आपदा प्रबंधन निरंतर चलता रहेगा तथा प्रशासनिक नेतृत्व एवं टीम का मनोबल बना रहेगा, किंतु मां के अंतिम संस्कार में शामिल न हो पाने का आजीवन मानसिक दुख रह सकता है। राहत कार्य का दायित्व सक्षम अधिकारी को सौंपकर सीमित अवधि के लिए अंतिम संस्कार में जाना तथा शीघ्र लौट आना सर्वश्रेष्ठ विकल्प। यदि राहत कार्य का दायित्व सक्षम अधिकारी को सौंपकर सीमित अवधि के लिए अंतिम संस्कार में सम्मिलित होकर शीघ्र लौट आया जाए तो पारिवारिक एवं प्रशासनिक दोनों दायित्वों में संतुलन स्थापित होगा तथा कार्य की निरंतरता भी बनी रहेगी। हालांकि अत्यंत गंभीर आपदा की स्थिति में यह विकल्प भी कुछ जोखिम उत्पन्न कर सकता है। नैतिक दुविधाएं। इस प्रकरण में लोकसेवा बनाम पारिवारिक कर्तव्य, व्यक्तिगत शोक बनाम सार्वजनिक उत्तरदायित्व, भावनात्मक दायित्व बनाम प्रशासनिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत हित बनाम जनहित जैसी प्रमुख नैतिक दुविधाएं विद्यमान हैं। मूल्य संवर्धन। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47 के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है, परंतु धर्मसम्मत संतुलन भी आवश्यक है। विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण। अंतिम संस्कार हेतु जाने से पारिवारिक दायित्व पूरा होगा, किंतु राहत कार्य प्रभावित हो सकता है। जिले में रहकर कार्य जारी रखने से जनहित सर्वोपरि रहेगा, किंतु व्यक्तिगत एवं पारिवारिक पीड़ा बनी रहेगी। वहीं सीमित अवधि का अवकाश लेकर शीघ्र लौटने से दोनों दायित्वों में संतुलन स्थापित होगा, हालांकि इसकी सफलता आपदा की गंभीरता पर निर्भर करेगी। सर्वश्रेष्ठ विकल्प एवं औचित्य। मैं विकल्प 3 अपनाऊंगा। यदि प्रशासनिक व्यवस्था पर्याप्त रूप से स्थापित हो चुकी है तो वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति लेकर राहत कार्य का दायित्व सक्षम अधिकारी को सौंपकर अंतिम संस्कार में सम्मिलित होकर शीघ्र लौटूंगा। यदि स्थिति अत्यंत गंभीर हो और नेतृत्व का प्रभावी विकल्प उपलब्ध न हो तो जनहित को प्राथमिकता देते हुए जिले में रहकर डिजिटल माध्यम से अंतिम संस्कार संबंधी दायित्व निभाऊंगा। मूल्य संवर्धन। मैक्स वेबर की पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन के अनुसार लोकसेवक का उत्तरदायित्व भावनाओं के साथ साथ कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की नैतिकता से संचालित होना चाहिए। मूल्य संवर्धन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2 NDR की क्राइसिस मैनेजमेंट रिपोर्ट के अनुसार आपदा के समय प्रभावी नेतृत्व, दायित्वों का उचित प्रत्यायोजन, डेलीगेशन एवं निरंतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है। निष्कर्ष। 20 से 25 शब्द। एक आदर्श लोकसेवक का दायित्व जनहित एवं पारिवारिक कर्तव्य दोनों का सम्मान करना है। विवेकपूर्ण नेतृत्व, प्रत्यायोजन एवं संवेदनशील निर्णय ही सर्वोत्तम मार्ग है। केस स्टडी 53। केस स्टडी। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप जिला प्रशासन आर्थिक रूप से कमजोर एवं बेघर लोगों के लिए आवास निर्माण हेतु वनभूमि के एक हिस्से को साफ करने का प्रस्ताव रखता है, किंतु प्रस्तावित क्षेत्र पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, जहां सदियों पुराने वृक्ष, औषधीय वनस्पतियां, समृद्ध जैव विविधता तथा आदिवासी समुदायों की आजीविका जुड़ी हुई है। प्रशासन का तर्क है कि आवास उपलब्ध कराना सामाजिक न्याय एवं मानव गरिमा के लिए आवश्यक है, जबकि पर्यावरणविद वनों के संरक्षण को भविष्य की पीढ़ियों के हित में अनिवार्य मानते हैं। प्रश्न। क्या बेघरों के लिए सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से वनों की कटाई नैतिक रूप से उचित है? मानव विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में कौन कौन सी समाजार्थिक, प्रशासनिक एवं नैतिक चुनौतियां हैं? पर्यावरणीय अखंडता एवं मानवीय गरिमा दोनों की रक्षा हेतु कौन से ठोस विकल्प एवं नीतिगत हस्तक्षेप किए जा सकते हैं? 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय नैतिकता, सतत विकास एवं अंतरपीढ़ीगत उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन स्थापित करने की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक, स्टेक होल्डर्स, बेघर एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, आदिवासी एवं खानाबदोश समुदाय, जिला प्रशासन, वन एवं वन्यजीव, स्थानीय नागरिक, पर्यावरणविद एवं NGOs, भावी पीढ़ियां तथा राज्य सरकार इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। क्या वनों की कटाई नैतिक रूप से उचित है? पूर्णतः उचित नहीं। बेघरों को आवास उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है, किंतु इसके लिए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील वनों का विनाश अंतिम विकल्प, लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए।
यदि अन्य व्यवहार्य विकल्प उपलब्ध हों तो वनों की कटाई नैतिक रूप से उचित नहीं मानी जा सकती। मूल्य संवर्धन। ब्रंटलैंड आयोग, ब्रंटलैंड कमीशन की आ कॉमन फ्यूचर 1987 के अनुसार सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करना है। बी, प्रमुख चुनौतियां। इस प्रकरण में समाजार्थिक स्तर पर आवास बनाम आजीविका, गरीबी उन्मूलन बनाम जैव विविधता संरक्षण तथा विस्थापन एवं सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियां हैं। प्रशासनिक स्तर पर भूमि की उपलब्धता, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तथा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA के प्रभावी पालन की चुनौती विद्यमान है। वहीं नैतिक स्तर पर वर्तमान पीढ़ी बनाम भविष्य की पीढ़ी, मानव अधिकार बनाम प्रकृति के अधिकार तथा विकास बनाम संरक्षण जैसी दुविधाएं सामने आती है। मूल्य संवर्धन। अमर्त्य सेन की डेवलपमेंट एज फ्रीडम के अनुसार वास्तविक विकास वही है जो मानव स्वतंत्रता बढ़ाए परंतु प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करके नहीं। सी, ठोस विकल्प एवं नीतिगत हस्तक्षेप। सबसे पहले राजस्व भूमि, अनुपयोगी सरकारी भूमि एवं भूपुनर्विकास रीडेवलपमेंट का उपयोग किया जाना चाहिए। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल एवं उच्च घनत्व वाले आवास विकसित किए जाए। यदि वनभूमि का सीमित उपयोग अपरिहार्य हो तो कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन एवं वैज्ञानिक पुनर्वनीकरण किया जाए। प्रभावित आदिवासी समुदायों का पुनर्वास एवं आजीविका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA एवं जन सुनवाई कराई जाए तथा मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए बफर जोन एवं हरित गलियारे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स विकसित किए जाए। मूल्य संवर्धन। एल्डो लियोपोल्ड की सैंड काउंटी अल्मनैक के अनुसार लैंड एथिक यह मानती है कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका संरक्षक है। मूल्य संवर्धन। एलिनोर ऑस्ट्रोम की गवर्निंग द कॉमन्स के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण स्थानीय समुदायों की भागीदारी से अधिक प्रभावी होता है। निष्कर्ष 20 से 25 शब्द। सच्चा विकास वही है जो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराए, साथ ही प्रकृति, जैव विविधता एवं भावी पीढ़ियों के अधिकारों की भी समान रूप से रक्षा करे। केस स्टडी। चैवन। केस स्टडी। सुभाष राज्य सरकार में लोक निर्माण विभाग के सचिव हैं। वे एक महत्वपूर्ण मेगा सड़क परियोजना की योजना एवं क्रियान्वयन से जुड़ी गोपनीय जानकारी रखते हैं। उनका पुत्र रियल एस्टेट व्यवसाय में है और परियोजना का स्थान जानकर पहले से भूमि खरीदकर लाभ कमाना चाहता है। दूसरी ओर मंत्री भी अपने भतीजे की निर्माण कंपनी को इस परियोजना में लाभ पहुंचाने का संकेत देते हैं। सुभाष पर एक ओर पारिवारिक दबाव है तो दूसरी ओर राजनीतिक दबाव। उन्हें व्यक्तिगत संबंधों एवं लोकसेवक के दायित्वों के बीच नैतिक निर्णय लेना है। प्रश्न इस मामले में निहित नैतिक मुद्दों की चर्चा कीजिए। बी, सुभाष के पास उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सी, सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा और क्यों। 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी हितों के टकराव, गोपनीयता, राजनीतिक दबाव, पारिवारिक दायित्व एवं लोकसेवक की सत्यनिष्ठा के मध्य संतुलन की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक, स्टेक होल्डर्स। सुभाष, लोक निर्माण सचिव, सुभाष का पुत्र, लोक निर्माण मंत्री, मंत्री का भतीजा एवं उसकी कंपनी, राज्य सरकार, अन्य निर्माण कंपनियां, स्थानीय नागरिक एवं भूमिधारक तथा करदाता एवं समाज इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। निहित नैतिक मुद्दे। इस प्रकरण में हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रमुख नैतिक मुद्दा है क्योंकि सार्वजनिक पद पर प्राप्त गोपनीय जानकारी का निजी लाभ हेतु उपयोग करने का दबाव है। मूल्य संवर्धन। OECD की मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द पब्लिक सर्विस 2003 के अनुसार सार्वजनिक निर्णयों को निजी हितों से पूर्णतः मुक्त रखना सुशासन की आधारशिला है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा गोपनीयता एवं विश्वास, कॉन्फिडेंशियलिटी का है। परियोजना की गोपनीय जानकारी का खुलासा लोकसेवक की निष्ठा एवं सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन होगा। मूल्य संवर्धन। मैक्स वेबर की पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन के अनुसार लोकसेवक का प्रथम दायित्व संस्था एवं कानून के प्रति होता है, न कि व्यक्तिगत संबंधों के प्रति। इसके अतिरिक्त राजनीतिक हस्तक्षेप एवं पक्षपात भी एक गंभीर नैतिक प्रश्न है क्योंकि मंत्री द्वारा अपने रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने का प्रयास निष्पक्ष प्रशासन के विरुद्ध है। मूल्य संवर्धन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2 NDR की एथिक्स इन गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुसार निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता भ्रष्टाचार की रोकथाम का सर्वोत्तम माध्यम है। साथ ही लोकहित बनाम निजी लाभ की दुविधा भी विद्यमान है क्योंकि सार्वजनिक परियोजना का उद्देश्य जनकल्याण है, न कि व्यक्तिगत आर्थिक लाभ। मूल्य संवर्धन। महात्मा गांधी की हिंद स्वराज के अनुसार सार्वजनिक जीवन में साधनों की शुद्धता परिणामों जितनी ही महत्वपूर्ण है। बी,
उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण। यदि सुभाष पुत्र एवं मंत्री की इच्छा मान लेते हैं तो पारिवारिक एवं राजनीतिक संबंध मजबूत रह सकते हैं, किंतु इससे भ्रष्टाचार, अंदरूनी सूचना, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का दुरुपयोग, कानूनी कार्रवाई, प्रतिष्ठा की हानि तथा लोकविश्वास का क्षय होगा। यदि वे पुत्र एवं मंत्री दोनों के अनुरोध को अस्वीकार कर गोपनीय जानकारी साझा न करे तथा सभी निविदाएं एवं निर्णय पारदर्शी प्रक्रिया से कराए तो सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता बनी रहेगी तथा सार्वजनिक विश्वास सुरक्षित रहेगा। हालांकि पारिवारिक एवं राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। यदि दबाव लगातार बना रहे तो लिखित अभिलेख तैयार कर उच्च प्राधिकारी को अवगत कराना तथा निर्णय प्रक्रिया को संस्थागत बनाना उपयुक्त होगा। इससे व्यक्तिगत आरोपों से सुरक्षा एवं संस्थागत पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, यद्यपि प्रशासनिक एवं राजनीतिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प एवं औचित्य। मैं विकल्प 2 अपनाऊंगा तथा आवश्यकता पड़ने पर विकल्प 3 का सहारा लूंगा। न तो पुत्र को कोई गोपनीय सूचना दूंगा और न ही मंत्री के रिश्तेदार को कोई अनुचित लाभ पहुंचाऊंगा। सभी निर्णय ई टेंडरिंग, प्रतिस्पर्धी बोली एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से कराऊंगा। मूल्य संवर्धन। इमैनुएल कांत की ग्राउंडवर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स के अनुसार नैतिक कर्तव्य व्यक्तिगत लाभ या संबंधों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। मूल्य संवर्धन। जॉन रोल्स की अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के अनुसार न्यायपूर्ण व्यवस्था में सभी को समान अवसर एवं निष्पक्ष प्रक्रिया मिलनी चाहिए। निष्कर्ष 20 से 25 शब्द। एक आदर्श लोकसेवक की पहचान गोपनीयता, निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा है। सार्वजनिक पद पर प्राप्त अधिकारों एवं सूचनाओं का उपयोग केवल जनहित के लिए होना चाहिए। केस स्टडी 55। केस स्टडी। राजेश एक सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम में प्रशासनिक अधिकारी ग्रुप हैं। उनकी पदोन्नति निकट है और यह पिछले 5 वर्षों की ACR अपार पर निर्भर करती है। उनके वरिष्ठ अधिकारी उनसे एक विशेष विक्रेता से 35 लाख रुपए की कंप्यूटर स्टेशनरी खरीदने को कहते हैं, जबकि जनरल फाइनेंशियल रूल्स GFR के अनुसार 30 लाख रुपए से अधिक के व्यय के लिए उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। कार्यालय में नियमों से बचने के लिए बड़े ऑर्डर को छोटे छोटे ऑर्डरों में बांटने, ऑर्डर स्प्लिटिंग की गलत परंपरा प्रचलित है। राजेश जानते हैं कि यह नियमों के विरुद्ध है, परंतु वरिष्ठ अधिकारी को नाराज करने से उनकी पदोन्नति प्रभावित हो सकती है। प्रश्न। इस स्थिति में राजेश के पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? B. इस मामले में निहित नैतिक मुद्दों की चर्चा कीजिए। C. सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा और क्यों? 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी प्रशासनिक सत्यनिष्ठा, वित्तीय अनुशासन, पदोन्नति के दबाव एवं नियमों के पालन के मध्य नैतिक निर्णय की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक स्टेक होल्डर्स। राजेश वरिष्ठ अधिकारी, रिपोर्टिंग ऑफिसर, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, संबंधित विक्रेता, लेखा परीक्षा, ऑडिट एवं सतर्कता विभाग, करदाता एवं सरकार तथा अन्य कर्मचारी इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। उपलब्ध विकल्प। आदेश को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर खरीद करना। यदि राजेश ऑर्डर स्प्लिटिंग कर खरीद करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रह सकते हैं। पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना कम होगी तथा खरीद शीघ्र पूरी हो जाएगी, किंतु इससे GFR का उल्लंघन होगा, वित्तीय अनियमितता एवं ऑडिट आपत्ति उत्पन्न होगी तथा भ्रष्टाचार एवं पक्षपात की संभावना बढ़ेगी। B. नियमानुसार उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना। सर्वश्रेष्ठ विकल्प। राजेश 35 लाख रुपए की खरीद के लिए विधिवत उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करें तथा पूरी प्रक्रिया को अभिलेखों में दर्ज करें। इससे नियमों एवं पारदर्शिता का पालन होगा तथा भविष्य में कानूनी एवं लेखा परीक्षा संबंधी जोखिम नहीं रहेगा। हालांकि वरिष्ठ अधिकारी नाराज हो सकते हैं और पदोन्नति प्रभावित होने की आशंका हो सकती है। C. वरिष्ठ अधिकारी से लिखित निर्देश मांगना एवं आवश्यकता होने पर सतर्कता वित्त विभाग से परामर्श लेना। यदि वरिष्ठ अधिकारी मौखिक निर्देश देते हैं तो राजेश उनसे लिखित निर्देश का अनुरोध करे तथा आवश्यकता पड़ने पर सतर्कता या वित्त विभाग से परामर्श ले। इससे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कम होगा और संस्थागत पारदर्शिता बढ़ेगी, यद्यपि वरिष्ठ के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। B. निहित नैतिक मुद्दे। इस प्रकरण में सत्यनिष्ठा बनाम पदोन्नति का संघर्ष है, जहां व्यक्तिगत कैरियर लाभ एवं नियमों के पालन के बीच निर्णय लेना है। मूल्य संवर्धन। इमैनुएल कांत की ग्राउंडवर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स के अनुसार नैतिक कर्तव्य को व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा वित्तीय उत्तरदायित्व का है, क्योंकि सार्वजनिक धन का विधिसम्मत एवं पारदर्शी उपयोग आवश्यक है। मूल्य संवर्धन। भारत सरकार के जनरल फाइनेंशियल रूल्स GFR 2017 के अनुसार सरकारी खरीद में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा एवं वित्तीय अनुशासन अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त हितों का टकराव,
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी विद्यमान है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी का विशेष विक्रेता के प्रति पक्षपात निष्पक्ष निर्णय को प्रभावित कर सकता है। मूल्य संवर्धन। OECD की मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द पब्लिक सर्विस 2003 के अनुसार निजी या अनुचित प्रभाव से मुक्त निर्णय ही सुशासन की पहचान है। सी। सबसे उपयुक्त विकल्प एवं औचित्य। मैं विकल्प 2 अपनाऊंगा तथा आवश्यकता होने पर विकल्प 3 का भी उपयोग करूंगा। खरीद प्रक्रिया GFR के अनुसार संचालित करूंगा तथा किसी भी प्रकार का ऑर्डर स्प्लिटिंग नहीं करूंगा। यदि वरिष्ठ अधिकारी मौखिक निर्देश दें तो उनसे लिखित निर्देश का अनुरोध करूंगा और आवश्यकता पड़ने पर वित्त अथवा सतर्कता विभाग से परामर्श लूंगा। मूल्य संवर्धन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2 NDR की एथिक्स इन गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुसार प्रशासनिक निर्णय पारदर्शी, उत्तरदायी एवं नियमाधारित होने चाहिए। मूल्य संवर्धन। मैक्स वेबर की इकोनॉमी एंड सोसाइटी के अनुसार आदर्श प्रशासन कानून, नियम एवं निष्पक्षता पर आधारित होता है, न कि व्यक्तिगत पसंद पर। निष्कर्ष 20 से 25 शब्द। एक आदर्श लोकसेवक का वास्तविक मूल्यांकन पदोन्नति से नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी नियमों, सत्यनिष्ठा एवं सार्वजनिक विश्वास की रक्षा करने से होता है। केस स्टडी 56। केस स्टडी। आप एक जिले के प्रभारी प्रशासक हैं तथा आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मैगनरेगा के कार्यों की निगरानी एवं तकनीकी स्वीकृति का दायित्व सौंपा गया है। निरीक्षण के दौरान पता चलता है कि एक ग्राम पंचायत में पूर्व अधिकारी के कार्यकाल में व्यापक अनियमितताएं हुई एवं वास्तविक मजदूरों को भुगतान नहीं हुआ, मस्टर रोल में गड़बड़ी है, फर्जी जॉब कार्ड एवं भुगतान किए गए हैं, कार्य एवं भुगतान में असंगति है, निधियों का दुरुपयोग हुआ है तथा कुछ स्वीकृत कार्य केवल कागजों पर ही मौजूद है। आपके सामने योजना की विश्वसनीयता बहाल करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की चुनौती है। प्रश्न। इस स्थिति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी तथा मनरेगा के समुचित संचालन को कैसे बहाल करेंगे? बी। सूचीबद्ध अनियमितताओं के समाधान हेतु आप क्या कार्रवाई करेंगे? सी। इस पूरी स्थिति से आप किस प्रकार निपटेंगे? 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही, सामाजिक न्याय एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं में नैतिक प्रशासन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। हितधारक, स्टेक होल्डर्स, वास्तविक मनरेगा श्रमिक, ग्राम पंचायत एवं पंचायत अधिकारी, जिला प्रशासन, पूर्व अधिकारी एवं दोषी कर्मचारी, राज्य सरकार, करदाता तथा ग्रामीण समुदाय एवं सामाजिक संगठन इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक हैं। मेरी प्रतिक्रिया एवं कार्यक्रम की बहाली। मैं सभी कार्यों का विशेष ऑडिट एवं भौतिक सत्यापन कराऊंगा। फर्जी भुगतान एवं अपूर्ण कार्यों की स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करूंगा तथा वास्तविक श्रमिकों को लंबित भुगतान शीघ्र दिलाऊंगा। सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट एवं ग्राम सभा की निगरानी को मजबूत किया जाएगा। साथ ही डिजिटल उपस्थिति, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT एवं जियोटैगिंग का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करूंगा ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो। मूल्य संवर्धन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2 NDR की एथिक्स इन गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुसार लोक कल्याणकारी योजनाओं की सफलता पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नागरिक भागीदारी पर निर्भर करती है। बी। प्रत्येक समस्या पर कार्रवाई। वास्तविक श्रमिकों के भुगतान के मामले में सत्यापन कर तत्काल भुगतान सुनिश्चित करूंगा तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करूंगा। मस्टर रोल में गड़बड़ी रोकने के लिए डिजिटल मस्टर रोल एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू करूंगा। कार्य एवं भुगतान में असंगति की स्थिति में तकनीकी निरीक्षण एवं वित्तीय ऑडिट कराया जाएगा। फर्जी व्यक्तियों को भुगतान के मामलों में FIR दर्ज कराकर राशि की वसूली एवं विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फर्जी अथवा अनुचित जॉब कार्ड का पुनः सत्यापन कर अपात्र कार्ड निरस्त किए जाएंगे। निधियों के दुरुपयोग पर सतर्कता जांच एवं दोषियों से रिकवरी की जाएगी। केवल कागजों पर मौजूद कार्यों का भौतिक सत्यापन कर संबंधित अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मूल्य संवर्धन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की परफॉर्मेंस ऑडिटिंग गाइडलाइंस के अनुसार सार्वजनिक धन का उपयोग पारदर्शी, परिणामोन्मुख एवं उत्तरदायी होना चाहिए। सी। समग्र रणनीति। मैं जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए पारदर्शी जांच एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा। ग्राम सभाओं एवं सामाजिक अंकेक्षण को सशक्त बनाया जाएगा। शिकायत निवारण तंत्र एवं हेल्पलाइन को सक्रिय करूंगा। अधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों का नियमित प्रशिक्षण आयोजित करूंगा तथा मासिक समीक्षा एवं ऑनलाइन निगरानी प्रणाली विकसित करूंगा, जिससे योजना की विश्वसनीयता एवं प्रभावशीलता बनी रहे। मूल्य संवर्धन। एलिनोर ऑस्ट्रोम की गवर्निंग द कॉमन्स के अनुसार स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन की कुंजी है। मूल्य संवर्धन।
महात्मा गांधी की यंग इंडिया के अनुसार ग्राम स्वराज का आधार पारदर्शिता, जन भागीदारी एवं अंतिम व्यक्ति तक न्यायपूर्ण विकास है। निष्कर्ष 20 से 25 शब्द। मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना की सफलता केवल धन आवंटन से नहीं, बल्कि पारदर्शिता, सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठ प्रशासन से सुनिश्चित होती है। केस स्टडी 57। केस स्टडी। अशोक पूर्वोत्तर भारत के एक सीमावर्ती जिले के मंडल आयुक्त हैं। पड़ोसी देश में गृहयुद्ध चल रहा है। एक रात सीमा चौकी से सूचना मिलती है कि लगभग 200 से 250 लोग, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं, भारतीय सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं। इनमें लगभग 10 हथियारबंद सैनिक भी सैन्य वर्दी में हैं। कई महिलाएं, बच्चे एवं अन्य लोग घायल हैं और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। खराब मौसम के कारण अशोक राज्य के गृह सचिव से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें तत्काल निर्णय लेना है। प्रश्न अशोक के पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? बी. अशोक के समक्ष कौन कौन सी नैतिक एवं कानूनी दुविधाएं हैं? सी. सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा और क्यों? डी. वर्दीधारी सैनिकों के संबंध में सीमा सुरक्षा बल को कौन कौन से अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाने चाहिए? 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवीय दायित्व, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून एवं प्रशासनिक विवेक के मध्य संतुलित निर्णय की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक, स्टेक होल्डर्स: अशोक, मंडल आयुक्त, महिलाएं, बच्चे एवं घायल नागरिक, हथियारबंद सैनिक, सीमा सुरक्षा बल एवं स्थानीय पुलिस, भारत सरकार एवं राज्य सरकार, स्थानीय सीमावर्ती नागरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संस्थाएं इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। उपलब्ध विकल्प: सभी को सीमा में प्रवेश से मना करना। यदि सभी को सीमा में प्रवेश से मना कर दिया जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी तत्काल जोखिम कम होगा, किंतु घायल महिलाओं एवं बच्चों का जीवन संकट में पड़ सकता है तथा मानवीय दायित्व की उपेक्षा होगी। बी. सभी को बिना जांच प्रवेश देना। यदि सभी को बिना जांच प्रवेश दिया जाए तो तत्काल मानवीय सहायता मिल सकेगी, किंतु इससे सुरक्षा जोखिम अत्यधिक बढ़ जाएगा तथा हथियारबंद तत्वों की घुसपैठ की संभावना रहेगी। सी. नागरिकों एवं सैनिकों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हुए नियंत्रित मानवीय सहायता देना सर्वश्रेष्ठ विकल्प। महिलाओं, बच्चों एवं घायलों को मानवीय आधार पर अस्थायी चिकित्सा एवं आश्रय दिया जाए। हथियारबंद सैनिकों को निःशस्त्र डिसार्म कर सुरक्षा हिरासत में रखा जाए तथा पूरी घटना का अभिलेखीकरण कर उच्च अधिकारियों को तत्काल सूचित किया जाए। इससे मानवता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों सुरक्षित रहेंगी, यद्यपि अतिरिक्त प्रशासनिक एवं सुरक्षा संसाधनों की आवश्यकता होगी। बी. नैतिक एवं कानूनी दुविधाएं: इस प्रकरण में मानवता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा, जीवन के अधिकार बनाम सीमा नियंत्रण, मानवीय सहायता बनाम घुसपैठ का जोखिम तथा तत्काल निर्णय बनाम उच्च आदेश की अनुपलब्धता जैसी प्रमुख नैतिक एवं कानूनी दुविधाएं विद्यमान हैं। मूल्य संवर्धन: हेनरी डुनंत की अ मेमोरी ऑफ सॉल्फरिनो के अनुसार युद्ध एवं संघर्ष की स्थिति में भी घायल एवं असहाय व्यक्तियों की सहायता मानवता का सर्वोच्च दायित्व है। सी. सर्वश्रेष्ठ विकल्प एवं औचित्य: विकल्प 3 अपनाऊंगा। महिलाओं, बच्चों एवं घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता, भोजन एवं अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराऊंगा। हथियारबंद सैनिकों को हथियार जमा करवाकर सुरक्षित हिरासत में रखूंगा तथा उनकी पहचान एवं सुरक्षा जांच कराऊंगा। स्थिति सामान्य होते ही राज्य एवं केंद्र सरकार को विस्तृत रिपोर्ट भेजूंगा। मूल्य संवर्धन: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR की कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज 1951 के अनुसार जीवन संकट की स्थिति में मानवीय संरक्षण एवं गरिमा का सम्मान आवश्यक है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय भी अपनाए जाने चाहिए। मूल्य संवर्धन: जीन पिक्टेट की कमेंट्री ऑन द जेनीवा कन्वेंशंस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत घायल नागरिकों एवं युद्ध पीड़ितों को बिना भेदभाव चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए। डी. सैनिकों के संबंध में अतिरिक्त एहतियाती उपाय: सीमा सुरक्षा बल सभी सैनिकों को तत्काल निःशस्त्र डिसार्म करे, उन्हें अलग सुरक्षित क्षेत्र में रखे तथा बायोमेट्रिक पहचान, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन एवं विस्तृत पूछताछ सुनिश्चित करे। खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। सैनिकों को नागरिकों से पूर्णतः अलग रखा जाए तथा किसी भी संभावित सुरक्षा जोखिम की निरंतर निगरानी की जाए। निष्कर्ष 20 से 25 शब्द। एक आदर्श प्रशासक का दायित्व राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बिना मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। संवेदनशील, संतुलित एवं विधि सम्मत निर्णय ही सर्वोत्तम प्रशासन की पहचान है।